और अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूं कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में चलने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, और दूसरी बात कि एक कंटिन्यूअस फोर्स उस पर टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों चीज होगा तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग क्या करें, अपने उंगली में एक धागा बांधे, धागा से एक पत्थर बांधे, और पत्थर बांध के इसको हम थोड़ा सा इनिशियल वेलोसिटी देकर के घुमाना शुरू करें, तो पत्थर कैसे घूमेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और धागा में लगातार टेंशन बनी हुई रहेगी। धागा हमेशा क्या रहेगा, खींचा हुआ रहेगा, और धागा के द्वारा हमारे उंगली पे एक फोर्स लगातार एक्ट करती रहेगी, तभी ये पत्थर क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, जिस फोर्स के कारण ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आज जो अपना हेडिंग है, ये हेडिंग है क्या चीज, ये जो हेडिंग है अपना, वो हेडिंग है किस चीज का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग डिनोट करेंगे किस चीज से, एफ सी से। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, एफ सी से। और इसके बारे में लिखेंगे क्या भाई, इसके बारे में लिखेंगे क्या कि इट इज द फोर्स, इसके बारे में लिखेंगे क्या कि इट इज द फोर्स ड्यू टू व्हिच एनी पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ। इट इज द फोर्स ड्यू टू व्हिच एनी पार्टिकल moves on a circular path। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसके लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में लिखेंगे क्या कि इट ऑलवेज acts towards the center of सर्कुलर पाथ। कि जो सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ के सेंटर के तरफ ये फोर्स क्या होगा, हमेशा लगेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो हमेशा किधर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। इससे पहले बेटा हम लोग कभी पढ़े थे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में। हम लोग कभी पढ़े थे किस चीज के बारे में, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में। वी नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैं आपको कभी फॉर्मूला याद करवाया था, कितना, v²/r का। याद है? v क्या थी कि कितने स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, और r क्या था कि जिस पाथ पर मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है। तो यहां से हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को v²/r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से फोर्स का डेफिनेशन निकल के आता है, और फोर्स का डेफिनेशन क्या निकल के आता है, F = ma का। ठीक ना? तो बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि न्यूटन का सेकेंड लॉज ऑफ मोशन ये बात कहता है क्या कि भाई जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो अगर यहां हम एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल लेंगे तो फोर्स भी कैसा आएगा, सेंट्रीपिटल आएगा। और ध्यान देना कि यहां से अगर बात किया जाए एफ सेंट्रीपिटल का, तो m के जगह पर तो m ही रहेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है, v²/r के बराबर में। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का वैल्यू जब रखेंगे v²/r,
तो यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन निकल के आएगा कितना, mv² अपॉन r। इस पूरे कहानी में है क्या चीजें कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल का मास है कितना, m, जिस पार्टिकल का मास है कितना, m, और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। बात समझ में आ रही है। और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो रेडियस है कितने के बराबर में, r के बराबर में। तो इस पॉइंट पर इस पार्टिकल का जो है सो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, mv² अपॉन r के बराबर में। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज acts towards the center of किस चीज के, सर्कुलर पाथ के, कि जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर के तरफ ही हमेशा लगना है। ध्यान दीजिएगा कि F = ma में मास स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन, लेकिन एक्सीलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और यहां फोर्स के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो इस ma में फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। और आप पीछे पढ़ चुके हैं क्या कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है आपका, वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर लगता है, टुवार्ड्स द सेंटर लगता है। तो इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी किधर लगेगा, टुवार्ड्स द सेंटर लगेगा। और इसका फॉर्मूला कितना होगा, mv² अपॉन r। क्लियर है इतनी बातें, इतना में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए कि इससे आगे हम लोग वेलोसिटी दो तरह का पढ़े हैं, एक पढ़े हैं लीनियर वेलोसिटी और एक पढ़े हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट दो तरह का पढ़े थे, एक पढ़े थे क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और एक पढ़े थे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन भी दो तरह का पढ़े थे, एक पढ़े थे क्या, लीनियर एक्सीलरेशन, और एक क्या पढ़े थे, एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर आपको याद हो तो आप जरा सा ध्यान से देखें कि अगर कोई भी पार्टिकल है और मान लीजिए कि ये पार्टिकल यहां ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक गया, ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक गया, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हम लोग मान लेते हैं कितना, r, और इस बीच में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, s, और जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, थीटा। तो मैं आपको कभी बताया था कि बेटा थीटा = जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, आर्क लेंथ, और अपॉन में क्या लिखते हैं, रेडियस। अपॉन में क्या लिखते हैं, तो यहां देखो थीटा = जो है आर्क लेंथ कितने के बराबर में है और रेडियस कितने के बराबर में है। यहां से तुम देखो r को जब इधर लेके आओगे तो s = कितना मिल जाएगा तुमको, r थीटा के बराबर। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि s जो है वो क्या है आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो r इंटू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब ध्यान देना कि इसी s = r थीटा में दोनों तरफ क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दो, तो इधर s अपॉन t हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, r इंटू थीटा अपॉन क्या, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं, कभी पढ़ाया हुआ है। फिर इसमें क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा क्या, v अपॉन टी, और इधर कितना हो जाएगा, r ओमेगा अपॉन कितना, तो v अपॉन टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, और ये r इंटू ओमेगा अपॉन टी को क्या बोलते हैं, अल्फा। मतलब कोई भी अगर लीनियर क्वांटिटी चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर क्वांटिटी में रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो r इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से अगर बेटा तुमको लीनियर वेलोसिटी अगर चाहिए, लीनियर वेलोसिटी अगर चाहिए तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, r इंटू क्या चीज, एंगुलर वेलोसिटी। अब ध्यान दीजिएगा कि लीनियर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, v से।
आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी को किस चीज से डिनोट करते हैं? ओमेगा से। अब देखना कि यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे लिखेंगे। एफ सेंट्रीपिटल को हम लोग जानते हैं अभी तक कि ये होता है कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन कितना, आर। वी का वैल्यू यहां से पुट करो तो ये हो जाएगा एम इंटू वी के जगह पर कितना लिखेंगे, आर ओमेगा इसका होल स्क्वायर, और नीचे कितना, ये कितना हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और नीचे कितना, एक आर से ये स्क्वायर जाएगा, बचेगा कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स का हमको एक और फॉर्मूला मिलता है, एफ सी इक्वल टू कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एक फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे क्या, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये दो फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो अपने पास दो चीजें तो कम से कम पता रहेगा ही रहेगा। एक कि जो पार्टिकल मोशन में है उस पार्टिकल का मास कितना है, और दूसरी बात ये कि जिस सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है। तो मास और रेडियस हमको हमेशा ही पता रहेगा। अब बात यह है कि पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी पता रहेगा कि पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी पता रहेगा। तो अगर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी पता रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी पता रहेगा तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये दो फॉर्मूला के बाद, इस दो फॉर्मूला के बाद अब सीधे सीधे आइए कॉन्सेप्ट पर। ये कॉन्सेप्ट क्या है जिस कॉन्सेप्ट से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब ध्यान देना कि यहां से मैं अब हर बात करने वाला हूं क्या, कॉन्सेप्ट का। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी पढ़े, और अभी तुमको बताएंगे क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई चीज होता नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई चीज होता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई दूसरा फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, आप बचपन में कभी एक फोर्स का नाम पढ़े होइएगा जिसका नाम है क्या, टेंशन। पढ़े हुए क्या? किसी रस्सी से किसी चीज को बांध के टांग दिए तो रस्सी खींचेगा ना, और रस्सी के खींचने में जो इस पर फोर्स लगता है इसी को क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। तो किसी भी रस्सी पर, किसी भी रॉड पर, किसी भी चेन पर जो भी फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। तो जब मैं धागा को उंगली से बांधा था और इस पत्थर को सर्कुलर पाथ पे घुमाया था, ध्यान देना, तो धागा में खिंचाव थी कि नहीं थी, धागा पे फोर्स लग रहा था कि नहीं लग रहा था। ये फोर्स कौन सा फोर्स था, टेंशन। लेकिन इसी टेंशन के कारण पार्टिकल घूम रहा था सर्कुलर पाथ पे। अगर धागा टूट जाए तो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा क्या, यहां से सीधे निकल जाएगा। तो टेंशन के कारण ही तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था। तो जिस फोर्स के कारण सर्कुलर पाथ पे घूमता है उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ था नहीं, ये टेंशन था जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा था। बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जांपल आप लोग देखिए, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा कि कोई भी एटम जो बना हुआ होता है उसके बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसमें होता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पढ़े हुए कि नहीं? और इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट होता है, जिस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। पढ़े हुए कि नहीं? आप ये भी पढ़े होइएगा कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कैसा होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्ज लेस होता है। ये कैसा होता है, चार्ज लेस होता है। इतनी बातें तो आप जानते हैं। आप अगर बचपन में पढ़े होंगे तो आप ये भी पढ़े होइएगा कि सेम चार्ज, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, लेकिन अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, मतलब इस न्यूक्लियस में जो चार्ज का नेचर है वो कैसा नेचर का है, और इस इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है। तो ये न्यूक्लियस इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कैसा फोर्स से, कैसा फोर्स लगाएगा, चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से नहीं अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। चार्ज में जो फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि क्यों इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे ही मूव करता है? अब ध्यान देना,
अब ध्यान देना मेरे बातों पर कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्यों सर्कुलर पाथ पे ही मूव करता है। इस बात के लिए तुमको सर्कुलर मोशन का पहला लाइन याद करो कि सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी चीज क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो अब ध्यान से दो, मान लो कोई सा एटम है और उस एटम का इलेक्ट्रॉन है एकदम रुका हुआ, 0 केल्विन पर बात करो। हम लोग बात कर रहे हैं कहां, टेम्परेचर कहां पर, 0 केल्विन पर। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर टेम्परेचर है कितने का, 0 केल्विन का, टेम्परेचर है कितने का, 0 केल्विन का। तो इस 0 केल्विन पे मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन है किसमें, रेस्ट में। तुम लोग 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े हुए होगे काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो आपको पता होगा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। पता है ये बात? देखिए ये मास एकदम निग्लिजिबल मास है, 10 टू द पावर माइनस 31। सोचो कि 9.1 में 10 का पावर 31 से जब डिवाइड करेंगे तो जो मास मिलेगा वो किसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा। अब इस टेम्परेचर को हम 0 केल्विन से बढ़ाना शुरू किए थोड़ा थोड़ा, और बढ़ाते बढ़ाते हम कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग कहां पर करेंगे, रूम टेम्परेचर पर करेंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट कहां करेंगे, घर में ही ना बैठ के करेंगे। और हम लोग घर का एक एवरेज टेम्परेचर मान के चलते हैं कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। और 27 डिग्री सेल्सियस को अगर तुम बात करोगे केल्विन में तो 273 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा रूम टेम्परेचर। तो देख रहा है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन से 300 केल्विन आएगा तो ये जो एटम है, मान लो ये जो सब्सटेंस है, इसमें टेम्परेचर जाएगा, टेम्परेचर जाएगा तो हीट जाएगा, और हीट क्या है, एनर्जी है। अब प्रकृति का नियम क्या है कि किसी को अगर एनर्जी मिल रहा है या किसी से एनर्जी लिया जा रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो रहा है। जैसे मान लो मैं एक साधारण सा आदमी है ना, साधारण सा आदमी हो, मुझे कोई 200-400 करोड़ रुपया कहीं से मुफ्त में मिल जाए तो क्या मैं अभी जैसा हूं वैसा ही रहूंगा? मेरे अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या कि इस पैसा को कैसे संभाल के रखूं, कहां खर्च रखूं, बहुत तरह का टेंशन दिमाग में आने लग जाए, मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? या क्या हो कि मेरे पास बहुत सारा एनर्जी है और वो पैसा कोई छीन के लेके चला जाए तो भी मेरे दिमाग में क्या रहेगा, टेंशन रहेगा। तो एनर्जी मिलने में भी टेंशन है और एनर्जी जाने में भी क्या है, टेंशन है। भाई साहब साधारण आदमी थे, साधारण खा पी रहे थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही एनर्जी मिल रही है या एनर्जी जा रही है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी अपनी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। अब स्टेबिलिटी खत्म हो रही है तो आदमी क्या करेगा, उछल कूद मचाना शुरू करेगा तुरंत। तो इलेक्ट्रॉन देखो कि बहुत छोटे से द्रव्यमान का है, बहुत छोटे से मास का इलेक्ट्रॉन है, और इस छोटे से मास को कितना एनर्जी मिल रहा है, 300 केल्विन का। कहीं ना कहीं इसके मास के रिस्पेक्ट में ये टेम्परेचर क्या है, बहुत बड़ा टेम्परेचर है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारे टेम्परेचर को क्या करेगा, हीट एनर्जी को क्या करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। क्या करेगा, हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में। पैसा एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, ऐसो आराम के एनर्जी में बदलेंगे ना भाई, खाने में, पीने में, पी के लुढ़कने में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हीट एनर्जी को ये किस में बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा तो इसका मास बहुत कम है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब जाके ये 300 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस इलेक्ट्रॉन के पास बाहर से हीट के कारण, इस इलेक्ट्रॉन के पास बाहर से हीट के कारण इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, मान लो कितनी, v। और ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच भी रहा है। यही रोल किसका प्ले कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गई और सेंटर की तरफ फोर्स भी लगातार लगने लगा, तो ये पार्टिकल कैसे पाथ पे मूव करने लगेगा, सर्कुलर पाथ पे। अब समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन क्यों सर्कुलर पाथ पे ही मूव करता है। इनिशियल वेलोसिटी कहां से मिली, हीट एनर्जी से, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिली कि न्यूक्लियस जो इसको खींच रहा है अपने की तरफ, ये दोनों मिल गया, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करने लगा। तो देखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहां भी था नहीं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा था। बात समझ में आया? तो अब मैं यहां से एक लाइन आपके नजर में ऐड करने वाला हूं क्या, कि आपके नजर में मैं एक लाइन ऐड करने वाला हूं क्या, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एन एक्चुअल फोर्स। वास्तव में ये कोई फोर्स है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एन एक्चुअल फोर्स, ये वास्तव में कोई फोर्स है ही नहीं। तो भाई साहब होता क्या है? होता है यूं कि सम अनदर फोर्सेस, जो कुछ अनदर फोर्सेस है, सम अनदर फोर्सेस प्लेस द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कि कोई ना कोई दूसरा फोर्स होता है जो क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। जैसे अभी मैं बताया, धागा से जब बांध के पत्थर घुमा रहे थे तो रस्सी का टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा था। जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा था। मिला जुला के एक लाइन में बात ये याद रखो, मिला जुला करके एक लाइन में बात ये याद रखो, मिला जुला करके एक लाइन में बात ये याद रखो क्या, कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, कि सर्कुलर मोशन के दौरान द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, कि सर्कुलर पाथ के सेंटर के तरफ जो नेट फोर्स काम कर रहा है, इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंटर के तरफ जो भी फोर्स लगेगा वो सारा फोर्स जो होगा वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। इसका मतलब सीधा सीधा लाइन लिखेंगे क्या, कि जो FC होगा वो क्या होगा? नेट फोर्स ऑन सेंटर, सेंटर पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, चाहे वो कैसा भी फोर्स रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहे, टेंशन फोर्स रहे, मैग्नेटिक फोर्स रहे, कोई भी फोर्स रहे, अगर वो सेंटर के तरफ लग रहा है और पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट बेटा इतना ही है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब देखिए कि बार बार हम लोग डिफरेंट फोर्स को लेकर के बात कर रहे हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो हम आपको एक फोर्स आज पढ़ाते हैं, जिस फोर्स का नाम है क्या? टेंशन। इस टेंशन से रिलेटेड चीजें हम आपको एक दो पॉइंट में बताते हैं, आपको याद हो जाएगा, और फिर हम लोग शुरू करते हैं इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस सॉल्व करना, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे कैसे बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कि जो टेंशन फोर्स का हम लोग यहां से बात शुरू करेंगे, किस चीज का बात करेंगे? टेंशन का। और ये टेंशन को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से? कैपिटल T से। और ये टेंशन है क्या चीज? तो ये जरा सा ध्यान से देखना, ये टेंशन है क्या चीज? तो कहता है क्या, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी स्ट्रिंग, रॉड, चैन, etc इज नोन एज, क्या चीज? इज नोन एज टेंशन। कि किसी भी रॉड पे, किसी भी स्ट्रिंग पे, किसी भी चैन पे जो लगने वाला फोर्स है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि इफ द स्ट्रिंग, रॉड या फिर चैन, वैसे जिंदगी में किसी चीज का मासलेस होना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई धागा है तो वो मासलेस हो, ऐसा पॉसिबल। अगर कोई रॉड है तो वो मासलेस हो, ऐसा पॉसिबल
अगर कोई चेन है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिजिक्स में हम लोग एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि जिस रस्सी से बंधी हुई है वो कैसी है, मासलेस है। अब मासलेस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है जो मैं समझाता हूं आपको। इफ द स्ट्रिंग रॉड चेन इज कैसा, मासलेस। अब देखना ध्यान से कि मासलेस का मतलब क्या होता है। मासलेस का मतलब क्या होता है जो ये ध्यान से देखना। मान लो कि ये एक छत है और इस छत से हमने एक रस्सी बांधा और इस रस्सी से जो है तो मैंने टांग दिया 100 केजी का एक ब्लॉक। बात समझ में आ रहा है। और इस रस्सी का मास मान के चलते हैं कि इस रस्सी का जो मास है वो है कितने का, 50 ग्राम का। बात समझ में आ रहा है। तो 50 ग्राम का मास है तो इस 50 ग्राम के रिस्पेक्ट में ये कितना बड़ा मास है, बहुत बड़ा मास है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी सिचुएशन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या कि चलो भाई निगलिजिबल ही है, इसे अच्छा जीरो ही कंसीडर कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मासलेस होने का कॉन्सेप्ट। जैसे मैं बोला था आपको इनफाइनाइट वाली बातें, बोला था ना कई बार इनफाइनाइट का साइज। तो अगर दो क्वांटिटी में रिस्पेक्टिव डिफरेंस बहुत ज्यादा का हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, निगलिजिबल है। जैसे अर्थ का रेडियस के सामने में क्रिकेट वाले बॉल का रेडियस क्या है, जीरो है। बात समझ में आ रहा है ना, ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन क्या एग्जैक्ट जीरो है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो उसी तरीके से इस मास के सामने में अगर ये मास बहुत छोटा हो जाए, निगलिजिबल हो जाए इस रस्सी का मास, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मासलेस कंसीडर करेंगे। और इस मासलेस वाले कहानी में, इस मासलेस कहानी में क्या होगा ये जरा सा ध्यान रखना कि देन द टेंशन एट each point on string becomes same। इसको मैं अभी आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, आपको तुरंत याद हो जाए। कह रहा है क्या कि यदि रस्सी मासलेस होगा तो रस्सी के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंशन का बात करेंगे तो टेंशन कैसा होगा, एक लाइन में याद रखना, रस्सी सेम तो टेंशन सेम, रस्सी बदली तो टेंशन भी बदला। बात समझ में आ रहा है। और दूसरा बात ये याद रखना है आपको कि द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, टेंशन क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन भी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक क्या होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि अगर मासलेस रहेगा स्ट्रिंग तो टेंशन हमेशा एक जैसा रहेगा। और द डायरेक्शन का अगर बात करें, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज always away from the body। हमेशा जिस बॉडी से बंधा रहेगा उस बॉडी से किधर रहेगा, अवे, दूर जाती हुई। अब देखना इसको समझना कैसे है, ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई। इसको समझने के लिए मान लीजिए क्या कि एक छत है, इस छत से एक रस्सी बंधी है और यहां पे एक मास लगा हुआ है क्या, M1। बात समझ में आ रहा है। और फिर इस मास में मैंने एक दूसरी रस्सी बांधी और यहां से एक मास को टांग दिया कितने को, M2 को। बात समझ में आ रही है। मैंने बोला है क्या कि ये एज्यूम करके चल रहा है कि ये दोनों रस्सी जो है वो मासलेस रस्सी है। मासलेस होने का मतलब क्या कि इन मासेस के सामने में इसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, मासलेस बोलेंगे। अब ध्यान देना कि रस्सी एक रस्सी तो टेंशन भी एक जैसा, रस्सी बदलेगी तो टेंशन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब ध्यान देना कि अगर टेंशन का बात करें तो यहां पर अगर टेंशन का बात करें तो भी T और यहां पर भी टेंशन का बात करें तो भी कितना होगा, इसको T1 और T1 लिखो, क्योंकि रस्सी सेम है इसीलिए टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन डायरेक्शन का बात कहा है तो डायरेक्शन का बात में हम लोगों ने क्या लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से क्या होगा, हमेशा दूर। तो एक बात बताओ कि बॉडी से दूर जाने का मतलब इधर के तरफ हुआ कि नीचे के तरफ, यही डायरेक्शन होगा बॉडी से दूर। अगर छत पे पूछे तो छत से दूर जाने का मतलब नीचे आने का कि ऊपर जाने का, समझ में आ रहा है बॉडी से दूर जाने का मतलब। अब देखो यहां से रस्सी ये बदल गई तो रस्सी सेम था इसीलिए दोनों जगह टेंशन भी क्या था, सेम था। और डायरेक्शन किधर, हमेशा बॉडी से दूर। छत के पास पूछे तो छत से दूर,
बॉडी के पास पूछे तो बॉडी से। इसमें देखो अब यहां से रस्सी बदल गई, तो रस्सी बदलेगी तो टेंशन भी क्या होगा, बदलेगा। तो टेंशन बदलेगा तो यहां पर बॉडी से दूर टेंशन का मान मान लो कितना, और यहां पर भी बॉडी से दूर टेंशन का मान मान लो कितना। इसको आप इजीली समझिए कैसे, आप ऊपर वाले रस्सी को देखिए, ऊपर वाला रस्सी M1 और M2 दोनों को खींच रहा है, दोनों को संभाले हुआ है, तो इस पर जिम्मेदारी क्या है, ज्यादा है। लेकिन ये नीचे वाला जो स्ट्रिंग है, ये नीचे वाला स्ट्रिंग केवल M2 को संभाल रहा है, तो इस पर जिम्मेदारी क्या है। तो दोनों में टेंशन अलग अलग होगा कि एक जैसा होगा, अलग अलग होगा। तो अगर रस्सी बदलेगी तो टेंशन भी क्या होगा, क्योंकि जिम्मेदारियां क्या होगी, अलग अलग होगी। बात समझ में आ रही है। डायरेक्शन क्या, हमेशा बॉडी से दूर। आप सीधे से याद रखना क्या कि डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आपको याद रखना है क्या, छाता नियम। छाता नियम क्या कहता है भाई, ये कोई नियम किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये एक जुगाड़ है याद रखने का कि अगर तुमको टेंशन का डायरेक्शन निकालना है तो बॉडी पर बैठ जाओ और रस्सी की तरफ छाता खोल दो, वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, टेंशन का। देखो इस रस्सी में निकालना था तो बॉडी पर बैठे रस्सी की तरफ छाता खोले, छत के पास निकालना है तो छत पे बैठो रस्सी की तरफ छाता, यहां पर निकालना था तो बॉडी पे बैठो रस्सी की तरफ छाता खोल दो, यहां पर निकालना है तो यहां पर बैठो रस्सी की तरफ छाता। बात समझ में आया कि नहीं आया, टेंशन का डायरेक्शन। अगर आपसे कोई आदमी पूछ दे कि बताओ ठीक बीच में डायरेक्शन किधर होगा, ठीक बीच में डायरेक्शन किधर होगा, तो कहना हमको पता नहीं है। ठीक बीच में मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा ये पता डिफाइंड ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीजें आप टेंशन के बारे में इतना बात याद रखेंगे कि रस्सी सेम तो टेंशन सेम, रस्सी बदलेगी तो टेंशन भी। डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा बॉडी पे बैठना है और रस्सी की तरफ में छाता खोल देना है। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग इससे रिलेटेड सेंट्रीपिटल फोर्स का सवाल कैसे डील करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं, जिस चीज पर एकदम से ध्यान देना है। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि ये एक खंभा है और इस खंभे से क्या किया गया है, इस खंभे से क्या किया गया है, तो एक रस्सी को बांधी गई है, जो रस्सी जो है सो 1 मीटर है लेंथ में। ये रस्सी का जो यहां से यहां तक लेंथ है वो है कितने का, 1 मीटर का, और यहां से एक बॉक्स लगा दिया है कितने का, 2 kg का। इस रस्सी से बांध दिया गया है कितना, एक 2 kg का पत्थर। बात समझ में आ रहा है। और क्या किया जा रहा है कि इसको घुमा दिया, इस रॉड को पकड़ के क्या किया, घुमा दिया। कितने एंगुलर वेलोसिटी से, तो ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड से। बात समझ में आ रहा है। इसमें रस्सी बांधे, रस्सी से यहां पर 2 किलो का पत्थर बांधे और इसको घुमाना शुरू किए। कितने से घुमाना शुरू किए, 2 रेडियन पर सेकेंड से। अब बताओ कि जब घुमाएंगे तो रस्सी खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। रस्सी पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। यही टेंशन हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 1 मीटर, तो आपको क्या कह रहा है, देन फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन लग रहा है, ये टेंशन तुम बताओ। अब एकदम सावधान सतर्क, आप बताइए सर्कुलर मोशन सर इसमें कहां पर है। आप सर्कुलर मोशन पर आ रहे हैं तो सर इसमें सर्कुलर मोशन कहां पर है। अब ध्यान देना कि अगर इससे मैंने रस्सी बांधा और पत्थर को घुमाया तो पत्थर कैसे पाथ पे घूमेगा, सर्कुलर पाथ पे। सेंटर क्या होगा, उंगली होगा सेंटर। अब ध्यान देना कि ये हो गया उंगली मेरा सेंटर, और यहां से ये बंधी रही तुम्हारी रस्सी, यहां से ये बंधी रही तुम्हारी क्या रस्सी। इसका लेंथ है कितना, 1 मीटर, और ये ब्लॉक है कितने का, 2 kg का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस रस्सी में टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा, इस रस्सी में भाई टेंशन लगेगा किधर की तरफ। तो मैं बोला हूं कि रस्सी एक ही है, हर जगह टेंशन का वैल्यू इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन जरा सा सोचो। अगर इस बॉडी पर निकालना है तो बॉडी पर बैठो, रस्सी की तरफ छाता खोल दो, यही हो जाएगा टेंशन का डायरेक्शन। और अगर इस फिक्स पॉइंट पे निकालना है तो यहां पर बैठो और यहां से छाता खोल दो, यही हो जाएगा क्या, टेंशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
ये लेंथ आपको दिया हुआ है 1 मीटर का। अब आप जरा सा ध्यान से देखिएगा, हम आपको बोले हैं क्या कि जो एफसी होगा ये क्या होगा, नेट फोर्स ऑन सेंटर, नेट फोर्स ऑन सेंटर, कि सेंटर पे लगने वाला जो भी फोर्स है वही क्या हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप देखिए ये जो टेंशन है, ये वाला टेंशन, ये सेंटर से दूर लग रहा है, सेंटर के तरफ नहीं लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो वाला फोर्स होता है जो सेंटर के तरफ लग रहा है। बोला हुआ है कि नहीं पहले लाइन में? तो सेंटर के तरफ ये वाला टेंशन किधर लग रहा है, सेंटर के तरफ। इसका मतलब सीधा सीधा सा बात यह है कि एफ सेंट्रीपिटल जो हो जाएगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, टेंशन टी के बराबर में हो गया। एक लाइन में यही बात याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता नहीं है, कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो यहां पर इस रस्सी में जो टेंशन है वही टेंशन किसका रोल प्ले कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स निकल जाए तो टेंशन निकल जाएगा। अब देखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए अपने पास क्या क्या दिया हुआ है। तो अपने पास एक तो रेडियस आर दिया हुआ है कितने का, एक मास दिया हुआ है कितने का, 2 kg का, और एक एंगुलर वेलोसिटी अपने पास दिया हुआ है कितना, 2 रेडियन पर सेकेंड का। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भाई मैंने तेरे को पढ़ाया हुआ है क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम लोग एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वैल्यू पुट करो, एम के जगह कितना, आर के जगह कितना, ओमेगा स्क्वायर के जगह कितना, यही हो जाएगा क्या, टेंशन कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि टी इक्वल टू 8, और टेंशन फोर्स है इसीलिए इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं क्या बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। तो यहां पर मैं आपको याद रखने के लिए बोला कि सेंटर पर जितना भी फोर्स लग रहा हो उसका जो नेट फोर्स होगा वही क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो यहां सेंटर के तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टी, और यही टी किसके बराबर में हो जाएगा, सेंट्रीपिटल निकालने का फॉर्मूला है कि नहीं अपने पास, सारा डाटा है कि नहीं अपने पास, सेंट्रीपिटल फोर्स निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया, तो टेंशन भी उतना ही हो जाएगा। बात समझ में आई? सवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाएं। अब देखिए सवाल का स्टैंडर्ड अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सवाल वैसा ही है, सवाल वैसा ही है आपके पास कि दिया हुआ है क्या कि एक रॉड है और इस रॉड से होकर के, इस रॉड से होकर के एक रस्सी बंधी हुई है, यहां पर एक बॉडी, और फिर यहां से एक रस्सी बंधी हुई है, यहां पर एक दूसरी बॉडी। इसका मास दिया हुआ है 1 kg, इसका मास दिया हुआ है कितना, यहां से यहां तक का लेंथ दिया हुआ है आपका 1 मीटर का, और यहां से यहां तक का लेंथ आपको दिया हुआ है कितने का, 2 मीटर का। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है क्या कि इस रॉड को फिर से घुमा दिए, कितने से, इस बार ओमेगा इक्वल टू फिर से दे दिया, मान लो वही 2 रेडियन पर सेकेंड से, कितने से, 2 रेडियन पर सेकेंड से। और क्वेश्चन में आपसे फिर से क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे फिर से क्या कह रहा है कि फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग में आप टेंशन का वैल्यू बताइए। अब एकदम ध्यान से सुनो कि दोनों ही स्ट्रिंग में हमको टेंशन का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। अब देखो कि जब दोनों ही स्ट्रिंग में हमको टेंशन का वैल्यू निकालना है तो दोनों ही स्ट्रिंग में हम लोग टेंशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पर जरा सा ध्यान देना। अब देखो एकदम क्वेश्चन यही है, जरा सा हम लोग टेंशन फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। टेंशन के बारे में अपने को 2 ही बात याद रखना है, क्या, रस्सी सेम तो टेंशन, और डायरेक्शन किधर, बॉडी पर बैठेंगे, रस्सी की तरफ छाता खोलेंगे। अब देखिए आप यहां से कि रस्सी नंबर 1, इस पर यहां से टेंशन का बात करें तो इधर T1 मान लेते हैं, और यहां पर वही रस्सी है तो यहां पर भी टेंशन कितना हो जाएगा, दूसरा वाला रस्सी अब बदल रहा है तो टेंशन भी क्या होगा, बदलेगा। बॉडी पर बैठेंगे, छाता बाहर की तरफ खोलेंगे T2, और यहां भी बॉडी पर बैठेंगे, छाता बाहर की तरफ खोलेंगे, कितना, इस रस्सी के लिए टेंशन T1 और इस रस्सी के लिए टेंशन कितना
अपने को इसी T1 और T2 का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रहा है? अब एकदम से ध्यान देना कि इस पहले वाले बॉडी पर देखो, इस पहले वाले बॉडी पर एक ही फोर्स लग रहा है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, जिसका नाम है क्या, T2। लेकिन इस वाले बॉडी पर ध्यान देना कि एक फोर्स T1 लग रहा है मान लो 15 न्यूटन, और T2 बाहर की तरफ लग रहा है मान लो 5 न्यूटन। तो सेंटर की तरफ नेट कितने का लग रहा है, 10 न्यूटन का। सेंटर की तरफ लग रहा है 15 और सेंटर से दूर लग रहा है 5। तो नेट सेंटर की तरफ कितना लग रहा है, अरे यार मैं तुम्हें खींच रहा हूं इधर 15 न्यूटन से, तुम उधर भाग रहे हो 5 न्यूटन से, तो मैं तुमको ओवरऑल कितने से खींच रहा हूं, 10। तो सेंटर की तरफ नेट कितना लग रहा है, 10। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना कि पहले हम लोग बात करेंगे क्या, पहले हम लोग बात करेंगे क्या, इस दूसरे वाले बॉडी के लिए। ये हो गया सेंटर, यहां से ये 2 मीटर की रस्सी, यहां से ये 2 kg का ब्लॉक, और इस पर टेंशन लग रहा है इधर की तरफ कितना, T2 का। बात समझ में आ रहा है? और ये घूम रहा है कितने एंगुलर वेलोसिटी से, 2 रेडियन पर सेकेंड से। ये चीज दिया हुआ है। तो अब यहां ध्यान से देखना कि FC जो हो जाएगा वो कितने के बराबर में, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स किसके बराबर में होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर में। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है भाई साहब, mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना, T2। मास कितने का है, रेडियस कितने का है, ओमेगा कितने का है, बराबर कितना हो गया। फाइनली यहां से T2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना, 16 न्यूटन। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखना दूसरा बॉडी, यहां से देखो, दूसरा बॉडी देखो यहां से। तो जो दूसरा बॉडी है तुम्हारा, यहां से है ऐसे फिक्स, ये रहा तुम्हारा बॉडी, इसका मास है कितने का, 1 kg का। ये घूम रहा है कितने से, 2 रेडियन पर सेकेंड से। इसका लेंथ है कितने का, 1 मीटर का। यहां से टेंशन कितना लग रहा, यहां से टेंशन कितना लग रहा, और इस बॉडी पर एक और टेंशन लग रहा है इधर की तरफ कितना, T2 का। देखो इस बॉडी पर एक टेंशन इधर की तरफ T1 और बाहर की तरफ कितने का, T2 का। तो आपको याद हो, तो अगर किसी भी बॉडी पर आप ध्यान दीजिए कि ये वाला बॉडी है और इस पर 2 फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ 5 न्यूटन का और एक फोर्स इधर की तरफ मान लीजिए 15 न्यूटन का। तो अगर हमको इस बॉडी पर नेट फोर्स लिखना है तो एफ नेट कितना लिखोगे, 15 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितने का हो जाएगा ये, 10 न्यूटन का। सेम चीज देखो, इधर लग रहा है T2 का और इधर लग रहा है कितने का। तो अगर हमको एफ नेट लिखना है तो कितना लिखेंगे, T1 माइनस, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो अब यहां पर देखिए ये FC जो हो जाएगा वो किसके बराबर में, T नेट के बराबर में। आपको मैंने क्या लिख के दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है, कोई एक फोर्स नहीं, नेट फोर्स। अगर एक से ज्यादा लग रहा है तो नेट निकालेंगे। नेट निकालने के लिए अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करो, मान लो मैं भी 5 न्यूटन से इधर धक्का दे रहा और कोई और 10 न्यूटन से इधर ही धक्का दे रहा, तो नेट फोर्स कितने का हो जाएगा, लेकिन अपोजिट में दे रहा है तो नेट कितना हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां से जो FC होगा वो किसके बराबर में, T नेट के बराबर में। और यहां से हम लोग निकालेंगे कि ये FC जो हो जाएगा T नेट कितने के बराबर में, T1 माइनस T2 के बराबर में। अब देखो कि FC निकालने के लिए है अपने पास क्या, mr ओमेगा स्क्वायर बराबर T1 और माइनस कितना, मास है कितने का, रेडियस है कितने का, ओमेगा है कितने का, बराबर T1 माइनस T2 कितने का, 16 का। पीछे निकाले थे T2 कितने का, देखो यहां से कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस 16 हो जाएगा प्लस 16 इक्वल टू कितना, फाइनली कितना निकल के आ गया, T1 बराबर 20 न्यूटन और T2 बराबर कितना आया था, यही तो अपने को निकालना था, यही अपने को क्या करना था। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या, कि इस पहले वाले रस्सी पर इस दोनों ऑब्जेक्ट का लोड है तो इसमें टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन इस दूसरे वाले रस्सी पर केवल इसका लोड है, इसमें टेंशन क्या होगा, कम होगा। तो देखो T2 का वैल्यू कम आया होगा, T1 का वैल्यू ज्यादा आया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे कैसे काम करना है ये समझ में आ रहा है कि नहीं। कैसा भी सर्कुलर मोशन हो,
सेंटर के तरफ जितना भी फोर्स लग रहा है उस सारे का नेट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स निकल के आएगा। अब वो फोर्स कैसा भी रहे हमको कोई मतलब नहीं है, हम उन सारे फोर्सेस को एक ही नाम से जानेंगे जो नाम होगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं एक सवाल दूं, आप लोग घर से बना के आएंगे, घर से बना के आएंगे तो घर से बनाने के लिए आपके पास जो क्वेश्चन है ये सब चीज तो मिटा देता हूं, है ना, ये सब चीज तो बस ऐसे ही समझाने के लिए रखा था। चलिए अब देखिए कि आपको घर से बनाने के लिए जो क्वेश्चन है, ये रहा एक रॉड वही वाला, इस रॉड से क्या करते हैं, बांधते हैं एक रस्सी, ये रस्सी बांधे, एक बॉडी टांगे, फिर क्या किए, दूसरी रस्सी बांधे, एक दूसरा बॉडी टांगे, फिर क्या किए, एक तीसरी रस्सी बांधे और एक तीसरा बॉडी टांगे। इसका मास है 1 kg का, इसका मास है 2 kg का, इसका मास है कितने का, 3 kg का। कह रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 मीटर का। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने का, 4 मीटर का। कह रहा है कि इसको घुमा दिया गया, ओमेगा इक्वल टू कितने से, 2 रेडियन पर सेकेंड से। तो आपको वही क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, कि तीनों स्ट्रिंग में आपको टेंशन का वैल्यू निकालना है। आप किसी एक में T1, दूसरे में T2, तीसरे में T3 मान लेंगे और पिछले के जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पिछले के जैसे ही जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एक ही बॉडी था, इस सवाल में एक ही बॉडी था तो एक ही इक्वेशन में टेंशन निकल गया, ध्यान देना आप। दूसरे वाले सवाल में 2 बॉडी है तो एक इक्वेशन यहां से बना और एक इक्वेशन यहां से बना, ये दूसरा वाला इक्वेशन। और इस दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने मिलाया तो दोनों का वैल्यू मिल गया। 2 वेरिएबल रहेगा तो 2 इक्वेशन भी आएगा। अब ऐसे ही देखना कि इस वाले सवाल में 3 रस्सी है, 3 वेरिएबल आएंगे T1, T2 और T3, तो इक्वेशन भी कितने आएंगे, पहला इक्वेशन आएगा इस बॉडी को लोगे तब, दूसरा इक्वेशन आएगा इस बॉडी को लोगे तब, और तीसरा इक्वेशन लोगे इस बॉडी को लोगे तब। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 3 वेरिएबल है, तीनों आंसर आ जाए। ये बात ध्यान रहना चाहिए आपको कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग 7th में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता था तो एक ही आंसर आता था। फिर 10th में पढ़े 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, एक्स और वाई दो का वैल्यू निकालना होता था तो 2 इक्वेशन भी दिया हुआ रहता था, याद है। 3 वेरिएबल रहेगा तो इक्वेशन भी कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ 3 वेरिएबल है तो इक्वेशन भी कितने बनेंगे, 3 इक्वेशन। तीनों को सॉल्व करेंगे, आप घर पे कोशिश करिएगा, आपसे बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बने तो और अच्छी बात है, हम बनाएंगे, ठीक ना। चलिए काफी आज के लिए इतना पढ़ के आइएगा, ठीक ना।